हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट स्टेट्स के जो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट या जो ईपीएफओ के एग्जाम हुए हैं पिछले कुछ सालों में 2023, 24, 25 में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनका डिटेल में सॉल्यूशन हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। राइट एंड इस सीरीज में आज मेरा 12वां लेक्चर वीडियो है। 11 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। राइट तो चलिए फिर लेक्चर आज का शुरू करते हैं। हर वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आज का पहला क्वेश्चन है कि नॉमिनल शेयर कैपिटल इज। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट इज इशूड बाय द कंपनी। अगला है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर। अगला क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। नेक्स्ट इज द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट नॉमिनल शेयर कैपिटल। जब आपको पता होगा कि नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से है? ये क्वेश्चन शेयर कैपिटल जो टॉपिक है वहां से है। ठीक है, वैसे तो शेयर कैपिटल का टॉपिक आपने सबसे पहले पढ़ा होगा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आपने क्लास 12th में अकाउंटेंसी में शेयर कैपिटल है, सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में अकाउंटेंसी में शेयर कैपिटल आप पढ़ते हैं, तो वहां पे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एक टॉपिक है। वैसे मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है मैंने शेयर कैपिटल की, या क्लास 12 की अकाउंटेंसी वाली जो प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ा है। तो देखिए, एक टॉपिक है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं? तो ये क्वेश्चन वहीं से है। इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल, ठीक है, इस क्वेश्चन में नॉमिनल शेयर कैपिटल पूछ रहा है। तो देखिए, नॉमिनल शेयर कैपिटल के और भी 2 नाम हैं, आपको पता होना चाहिए। नॉमिनल शेयर कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल शेयर कैपिटल के 2 और नाम है, ऑथराइज या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। अब ये होता क्या है? ठीक है, देखिए ऑथराइज वर्ड, ऑथराइज मतलब अथॉरिटी, अधिकार। तो यहीं से बस निकालेंगे इसका मतलब कि देखिए नॉमिनल शेयर कैपिटल या ऑथराइज शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कंपनी को, जिसके लिए कंपनी ऑथराइज है कि इतने वैल्यू के शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच द कंपनी कैन इशू टू द मार्केट। मार्केट में इशू इतने वैल्यू के शेयर कंपनी कर सकती है, तो इसी को कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी इतने की अथॉरिटी है, इतने का अधिकार है। ठीक है, एंड दिस इज स्टेटेड इन एमओए। कंपनी का जो एमओए होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें ये मेंशन रहता है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, यानी कंपनी कितने वैल्यू के शेयर इशू कर सकती है मार्केट में। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या है। तो देखिए पहला क्या है? दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट इज इशूड बाय कंपनी। तो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू कर सकती है उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू करती है, एक्चुअली में इशू करती है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। इसको इशूड कैपिटल कहते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर। प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जिस शेयर के लिए अप्लाई करते हैं उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। शेयर होल्डर ने कितने सब्सक्राइब किए शेयर, कितने खरीदे, इसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर, फिर शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट एक्चुअली पे किया, इसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो यही है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। एक ये भी टाइप होता है, एक ये भी टाइप होता है, एक ये भी टाइप होता है, पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये तीनों तो है नहीं, तो यानी आंसर क्या है? ऑप्शन सी। और वैसे ही पढ़ लीजिए, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। कंपनी इतने शेयर इशू करने के लिए ऑथराइज है, मतलब इतने का अधिकार है, तो इसी को ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड टू अ कंपनी। जब पार्टनरशिप फर्म, ये सपोज करिए एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जब बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड टू अ कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसको ये छोटी सी पार्टनरशिप फर्म जो है जब बेची जा रही है, देन द परचेज कंसीडरेशन रिसीव्ड इज ट्रांसफर टू। तो जब ये पार्टनरशिप फर्म जो है जब किसी कंपनी को बेची जा रही है, तो जो भी परचेज कंसीडरेशन रिसीव होगा, परचेज कंसीडरेशन मतलब होता है ये कंपनी इस पार्टनरशिप फर्म को खरीदने के लिए जो भी अमाउंट पे करती है ना, उसको परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। तो ये जो कंपनी जो भी परचेज कंसीडरेशन
पे कर रही है, दिस इज ट्रांसफर टू, ये कहां ट्रांसफर होगा? एसेट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर में, बैंक अकाउंट में, कि रियलाइजेशन अकाउंट में, किस में ट्रांसफर होगा? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म को कोई बड़ी कंपनी खरीद रही हो, ठीक है, या मतलब कोई भी कंपनी अगर खरीद रही है ना, तो एकदम सेम वही प्रोसीजर फॉलो होता है जैसा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपने पढ़ा था। ठीक है, जब पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड टू अ लिमिटेड कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म बेची जाती है किसी लिमिटेड कंपनी को, तो फर्म, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, उसी प्रोसेस, वही प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या करते थे? एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता था, जितने भी एसेट अकाउंट है उन सबको क्लोज, एसेट अकाउंट सारे इस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते थे, जितनी लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी। ठीक है, और फिर नेट में निकलता था कि इस पूरे जो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, या यहाँ पे तो परचेज कंसीडरेशन है, यहाँ पे कंपनी पैसा दे रही है इसको खरीदने का, तो नेट में हमें फाइंड आउट करना है कि ये बेचने से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या सरप्लस में आया, या ये सब कैसे फाइंड आउट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट बना के। ठीक है, तो यहां पे क्या किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट, जब भी पार्टनरशिप फर्म को कोई कंपनी खरीद रही है और परचेज कंसीडरेशन पे कर रही है, तो ये सब कहां रिकॉर्ड होगा? दिस विल बी रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट आपने इससे पहले कहां पढ़ा था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा था ना, तो बस वही वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन किया जाएगा टू क्लोज द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी बुक्स हैं उनको क्लोज किया जाएगा, जितने भी एसेट, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो कंपनी टेक ओवर कर रही है, उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एंड जो भी परचेज कंसीडरेशन ड्यू है, यानी परचेज कंसीडरेशन मतलब ये कंपनी जो भी अमाउंट दे रही है पार्टनरशिप फर्म को, दैट विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और इससे पता चलेगा कि ओवरऑल ये जो सेल हो रहा है बिजनेस, यानी पार्टनरशिप फर्म को जो सेल किया जा रहा है, इससे नेट में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट। ये था पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। एसेट अकाउंट होगा यहाँ पे? नहीं, एसेट अकाउंट तो सारे क्लोज कर दिए जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड जितने भी एसेट अकाउंट है उन्हें क्लोज कर दिया जाता है। अगला क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। तो बाद में रियलाइजेशन अकाउंट से पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या चीज है, फिर बाद में लास्ट में कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगला क्या है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा परचेज कंसीडरेशन? नहीं, परचेज कंसीडरेशन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब ये जो परचेज कंसीडरेशन जो रिसीव होता है ना, परचेज कंसीडरेशन मतलब जो भी अमाउंट रिसीव होता है कंपनी से, अब ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, शेयर के भी फॉर्म में हो सकता है, या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, ये हो सकता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली इसमें नहीं ट्रांसफर किया जाता है, इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार इसे पढ़ भी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग से है। द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एज पर द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि आपको बताना है कि द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एज पर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड goes on increasing every year, goes on decreasing every year, keep constant over the life of the asset, keep constant for the first few year and then decrease। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मैंने अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड है डेप्रिसिएशन के। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये बहुत पॉपुलर मेथड है। उसके अलावा और भी मेथड है, जैसे यहाँ पे जिस मेथड का डिस्कस हुआ है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये भी काफी यूज होता है मेथड। तो ये इस मेथड का इसमें जिक्र हो रहा है कि इस मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, क्या वो घटता जाता है, बढ़ता जाता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट दिस, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के बारे में पता होगा तभी कर पाएंगे। तो ये जो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड जो है, ये एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन टेक्निक है। इसमें इसमें जो लॉजिक यूज किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें लॉजिक ये यूज किया जाता है कि कोई भी जो एसेट है, कोई भी मशीनरी है, ये ज्यादा प्रोडक्टिव कब होती है? इनिशियल ईयर में, जब उसे खरीदा गया तो ज्यादा प्रोडक्टिव है, फिर उसकी लाइफ जैसे जैसे बीतती जाती है वो कम प्रोडक्टिव होती जाती है। ठीक है, तो इस लॉजिक पे बेस्ड है। तो जब ज्यादा इनिशियल ईयर में जब वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, तब उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो ज्यादा किया जाएगा।
फिर जब धीमे धीमे उसकी लाइफ कम होती जाएगी तो चार्ज जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो कम किया जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक इसका होता है। और इस मेथड के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है, डेप्रिशिएबल बेस, यानी जिस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिशिएबल बेस मल्टीप्लाइड बाई ये इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाई सम ऑफ ईयर डिजिट। ठीक है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाई सम ऑफ ईयर डिजिट। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का क्या मतलब है कि सपोज करिए ये जो एसेट है इसकी जो लाइफ है 5 साल की है। ठीक है, तो पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डेप्रिशिएबल एसेट सॉरी डेप्रिशिएबल बेस, सपोज करिए डेप्रिशिएबल बेस है बी मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अगर इसकी 5 साल की लाइफ है तो इसी साल कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई, अब ये सम ऑफ ईयर डिजिट बेसिकली क्या है कि अगर इसकी लाइफ 5 साल की है तो मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी जितने ईयर है उनका सम कर दो। ठीक है, तो दिस इज 15। ठीक, तो दिस इज डिवाइड बाय 15। फिर उसके बाद अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, डी इंटू 4/15। फिर अगले साल डी इंटू 3/15। फिर अगला डी इंटू 2/15। फिर 1/15, ऐसे करके लगता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटता जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। देखिए इसमें न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग बाय 1 एवरी ईयर, हर साल घटता जा रहा है। ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर में। तो सम ऑफ ईयर इस तरीके से 15 है, और ये देखिए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो ये घटता जा रहा है, तो इस तरीके से होगा, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज जनरली यूज्ड इन द केस ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसी में से एक मेथड है रीवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, रीवैल्यूएशन मेथड एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रीवैल्यूएशन मेथड है डेप्रिसिएशन का, उसको किस केस में यूज किया जाता है, प्लांट के केस में, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, स्टॉक के केस में, या लूज टूल्स के केस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको रीवैल्यूएशन मेथड के बारे में पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो मेथड है रीवैल्यूएशन मेथड, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो देखिए रीवैल्यूएशन मेथड जो डेप्रिसिएशन का है, ये जनरली यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन फॉर स्मॉल वैल्यू एसेट। जो स्मॉल वैल्यू वाले एसेट्स होते हैं जिनका इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, ठीक है, एंड जिसको फ्रीक्वेंटली रिप्लेस किया जाता है, ऐसे स्मॉल टूल या स्मॉल वैल्यू वाले जो एसेट है उनके डेप्रिसिएशन के लिए ये जो रीवैल्यूएशन मेथड है ये यूज किया जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जो लूज टूल्स हैं, क्रॉकरी है, लाइव स्टॉक है, या स्मॉल इक्विपमेंट है, उनके केस में ये वाला मेथड रीवैल्यूएशन मेथड यूज किया जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रीवैल्यूड वैल्यू। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू क्या है, फिर से रीवैल्यू किया गया है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ठीक, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो रीवैल्यूएशन मेथड है डेप्रिसिएशन का, वो यहाँ पे किस इन चारों में से किस केस में उसे यूज किया जाता है, तो लूज टूल के केस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ कस्टमर्स चेक रिटर्न डिसऑनर इज रिकॉर्डेड इन, यानी एक कस्टमर का चेक है। ठीक है, हम एक कस्टमर ने हमारे बिजनेस को, ये हमारा बिजनेस है, एक कस्टमर ने चेक दिया। ठीक है, जब कस्टमर ने चेक हमें दिया तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम अपनी कैश बुक में, जब चेक हमें रिसीव हुआ तो हम अपनी कैश बुक में, कैश बुक के बैंक कॉलम में, कैश बुक में डेबिट साइड में बैंक कॉलम में उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं जब कस्टमर ने हमें चेक दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि कस्टमर का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो हमने एंट्री की हुई थी कैश बुक में, हमने कैश बुक में हमने ये जो कैश बुक के डेबिट साइड में इसके जो बैंक कॉलम है उसमें ये जो एंट्री की हुई थी, अब हमें उसे क्या करना होगा, रिवर्स एंट्री करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड में ये जो अमाउंट है इसे क्रेडिट साइड में
कैश बुक के बैंक कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में से रिकॉर्ड करेंगे, ताकि वो जो एंट्री है, जो हमने ये एंट्री की थी, कैंसिल आउट हो जाए, तो हमें रिवर्स एंट्री पास करनी होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैंने ये पूरी सिचुएशन ही आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कस्टमर का अगर चेक रिटर्न डिसऑनर हो तो इसे कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, कैश बुक में, जर्नल में, कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? तो सबसे पहले तो कस्टमर का चेक अगर रिसीव होता है तो भी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर वो डिसऑनर हो गया है तो हमें उसकी रिवर्स एंट्री पास करनी है ताकि वो इनिशियल एंट्री कैंसिल आउट हो सके, तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और इसके आगे पूछा जाता है डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। तो देखिए, जब चेक रिसीव होता है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द बैंक कॉलम। और अगर डिसऑनर हो जाए तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द बैंक कॉलम, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जो हमारा कस्टमर फिर से बन जाएगा क्या? डेटर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ परचेज बुक रिकॉर्ड्स, ये क्लास 11 का एकदम जो बेसिक आप पढ़ते हैं ना क्लास 11 में, बेसिक अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन वहां से है कि परचेज बुक रिकॉर्ड्स, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो देखिए, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है अपने यूट्यूब चैनल में, डिटेल पे सब्सिडरी बुक्स मैंने पढ़ाई हैं। ठीक है, तो परचेज बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक। ठीक है, बहुत सारी सब्सिडरी बुक है, इसमें एक होती है परचेज बुक। परचेज बुक को परचेज जर्नल भी कहते हैं, परचेज डे बुक भी कहते हैं। परचेज बुक क्या है? ये एक स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक है। परचेज बुक क्या है? एक स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक है। एंड परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? दो कंडीशन है, मतलब दो चीजें हैं जिसका ध्यान में रखना है। ये कोई ट्रांजेक्शन दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो परचेज बुक के लिए दो फंडामेंटल रूल है, इसे ध्यान में रखना है। क्या फंडामेंटल रूल है? पहला क्या है? केवल क्रेडिट परचेज को ही परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ओनली द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, केवल जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उन्हीं को परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन है तो वो कैश बुक में जाएगा। ठीक है, परचेज बुक में नहीं जाएगा। परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि जो गुड्स या जो मर्केंडाइज होती है ना, जिसे रीसेल के पर्पज से ऑर्गेनाइजेशन रखती है, केवल उन्हीं को जब खरीदते हैं तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लॉन्ग टर्म एसेट परचेज किया है, कोई बड़ी मशीनरी, ठीक है, या प्लांट सेटअप किया है, बड़ी मशीनरी वगैरह, ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह कोई बड़े खरीदा है, तो वो सब जो है ना जनरल प्रॉपर में जाता है, वो परचेज बुक में नहीं जाता है। परचेज बुक ओनली फॉर गुड्स। वो गुड्स जिनको रीसेल के पर्पज से ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है, वो केवल परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज बुक के लिए दो रूल याद रखिएगा, एक तो केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और केवल गुड्स या मर्केंडाइज, ठीक है, फिक्स एसेट को इसमें नहीं रिकॉर्ड करते। तो अब देखिए इन चारों में आंसर क्या है? ऑल टाइप ऑफ परचेज, ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट परचेज, बोथ कैश एंड क्रेडिट, नहीं, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ मर्केंडाइज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ये क्वेश्चन वहां से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सपेंस ऑफ अ क्लब in respect of which there appears a fund will be shown as। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सपेंस ऑफ अ क्लब, एक क्लब है, ठीक है, क्लब इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो एक क्लब है जिसका जो खर्चा है उसके रिगार्डिंग एक पहले से एक फंड बनाया गया है। तो जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस ऑफ अ क्लब है विद रिस्पेक्ट टू अ फंड, एक फंड के रिस्पेक्ट में जो भी खर्चा हो रहा है क्लब का, इसको आप कहां शो करेंगे? एज एन एक्सपेंडिचर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब, क्लब का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसके एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप उस रिस्पेक्टिव फंड से इसको डिडक्ट करके शो करेंगे, या एज एन एक्सपेंडिचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज डिडक्शन फ्रॉम द, दोनों जगह बैलेंस शीट में डिडक्शन एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर की तरह, क्या ऐसे शो करेंगे? या बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप डिडक्शन रिस्पेक्टिव फंड से डिडक्शन की तरह शो करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो एक्सपेंस ऑफ क्लब है जिसके रिस्पेक्ट में एक फंड है, तो इसको किस तरीके से शो किया जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने बताया ये जो क्वेश्चन कहां से है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, या जिसे एनटीओ भी कहते हैं, वहां से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही बता दिया गया है कि जो क्लब है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस कह लीजिए फंड बना हुआ है, एंड उसी फंड से खर्चा किया गया है ये। ठीक, तो ये जो फंड होता है ना, जो स्पेसिफिक पर्पस फंड होता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे टूर्नामेंट फंड हुआ, मैच फंड हुआ, प्राइज फंड हुआ, इस टाइप का जो फंड होता है वो क्या होता है? इट इज कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, एंड इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं।
ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ाया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में 3 स्टेटमेंट बनते हैं। एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है। ये 3 अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस केस में बनता है। ठीक है। तो आपसे तो वहां पे जब मैंने पढ़ाया तो मैंने डिटेल में बताया कि अगर कोई फंड है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्पस फंड है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है और उसको कहां शो करते हैं, उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है। ठीक है। एंड उस फंड से जो भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, अब इस फंड से जो भी स्पेसिफिक पर्पस फंड है उसमें उससे कुछ इनकम जनरेट हो तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, खर्चा हो तो कैसे होगा, दोनों मैं बता रही हूं। ठीक है। एनी इनकम जनरेटेड बाय दिस फंड, इस फंड से जो भी इनकम जनरेट होती है इसको क्या किया जाता है, बैलेंस शीट में, ये आपकी बैलेंस शीट है, इसमें लाइबिलिटी साइड वो फंड रिकॉर्ड हुआ है। अगर कुछ इनकम जनरेट होती है तो वो इस फंड में ऐड की जाती है। ठीक है। इट इज एडेड डायरेक्टली टू द फंड बैलेंस ऑन द लाइबिलिटी साइड। और अगर कोई खर्चा होता है तो वो इस फंड से डिडक्ट किया जाता है, जो भी एक्सपेंस होता है वो इस फंड से डिडक्ट किया जाता है। और ये फंड कहां पे होता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होता है। रूल फॉर एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस अगर इनकर होता है तो ये डिडक्ट किया जाता है फंड से लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आंसर क्या है, आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज डिडक्टेड। जो भी एक्सपेंस ऑफ अ क्लब है इट इज डिडक्ट, इट इज डिडक्शन फ्रॉम रिस्पेक्टिव फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी पोस्टेड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब। इसमें से कौन सा आइटम पोस्ट किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी पोस्टेड, अच्छा, इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि इन चार में से कौन सा आइटम है जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। बेसिक मैंने बताया ना 3 अकाउंट बनते हैं, ये क्वेश्चन भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बनते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, 3 स्टेटमेंट बनते हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा आइटम होगा जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो जो मैंने चैनल पे 4 या 5 वीडियो लेक्चर में डिटेल में पूरा मैंने एनपीओ पढ़ाया है, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसका क्या बेसिक फॉर्मेट है, एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमने किया है डिटेल में। ठीक है। तो मैं बता दूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, कोई सपोज करिए कोई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ पे क्लब बताया गया है, तो किसी क्लब के लिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये एकदम पीएल अकाउंट की तरह काम करता है। जैसे आपने बिजनेस के केस में, ठीक है, पीएल अकाउंट पढ़ा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, एकदम सेम उसी तरह फंक्शन करता है। ठीक है। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है कि रेगुलर बिजनेस से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, रेगुलर बिजनेस या जो रिकरिंग इनकम है जो बार बार आ रही है, हर बार आनी है, हर महीने आनी है। ठीक है, जो रिकरिंग इनकम है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो रिकरिंग एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसे रिकॉर्ड करते हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है। जो जनरल या नॉन स्पेसिफिक डोनेशन है, ठीक है, वो जो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन अ क्लब रिसीव अ स्मॉल डोनेशन दैट डज नॉट हैव एनी अटैच्ड इंस्ट्रक्शन या स्पेसिफिक कंडीशन। सपोज करिए क्लब को कुछ स्मॉल डोनेशन मिल रहा है जिसका पर्पस डिफाइंड नहीं है। देखिए सपोज करिए प्राइज डोनेशन है, ठीक है, या टूर्नामेंट डोनेशन है, तो यानी वो डोनेशन का जो पैसा है वो टूर्नामेंट के लगेगा। प्राइज डोनेशन यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में वो पैसा लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए इसी तरीके से जो डोनेशन वगैरह जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं तो उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है। बट सपोज करिए कोई डोनेशन ऐसा रिसीव हो रहा है जो स्मॉल अमाउंट है, उसका पर्पस नहीं डिफाइन है, तो ये क्या है, इट इज कंसीडर एज अ रेवेन्यू इनकम। ये रेवेन्यू इनकम कंसीडर की जाती है एंड इसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। जबकि ऐसा कोई डोनेशन जहां पे पर्पस स्पेसिफाई है, जैसे डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के पर्पस से डोनेशन मिला है, कोई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बिल्डिंग के पर्पस से जो डोनेशन मिला है, टूर्नामेंट के पर्पस से जो डोनेशन मिला है, ये सब क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। ये सब क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। एंड कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो कैपिटल रिसिप्ट है इसे इसमें नहीं रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी बताया क्या रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट रिकॉर्ड की जाती है।
ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट रिकॉर्ड की जाती है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में आपका रिकरिंग इनकम आ सकती है, ठीक है, या एक और चीज है कि अगर कोई डोनेशन रिसीव हुआ है उसमें पर्पस स्पेसिफाई नहीं है तो वो भी इसी में आता है, अगर वो स्मॉल डोनेशन है तो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए ना, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट फंड, कैपिटल रिसिप्ट है। डोनेशन रिसीव हुआ है स्मॉल अमाउंट में, पर्पस डिफाइन नहीं है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट को आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट मोस्टली बिगिन विद एन ओपनिंग बैलेंस। ये क्वेश्चन भी कहां से है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से बताइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या दोनों या नन, इसमें से कौन सा अकाउंट है जो ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो तो इसमें से कौन सा ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जरा फंडामेंटल पता होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, दोनों में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या पर्पज है। अगर ये पता होगा ना, देन यू कैन वेरी इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही मतलब डिस्कस हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली जो भी रिसीव हो रहा है, जो भी पेमेंट हो रहा है, वो रिकॉर्ड होगा। यही नाम से समझ में आ रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये एक तरीके से ना कैश बुक की तरह काम करता है। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, दिस वर्क्स एज एन कैश बुक, ये कैश बुक की तरह काम करता है। जैसे कंपनी के केस में कैश बुक होती है ना, कंपनी या कोई भी पार्टनरशिप फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के केस में, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के केस में कैश बुक होती है ना, जिसे पूरी समरी होती है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना बचा। ठीक है, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर या अगले महीने की जो बुक बनाई जाएगी, तो उसमें कहां से शुरू होगा, ओपनिंग बैलेंस से ना। पिछले फाइनेंशियल ईयर या पिछले महीने का जो बचा पैसा, वो इस बार का ओपनिंग बैलेंस है। तो वो बेसिक लॉजिक से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस किस में होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस किस में आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां से आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, उसमें तो नहीं आएगा ना। उसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम। तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, ये एक्चुअल कैश या बैंक बैलेंस कितना इन हुआ कितना आउट हुआ। तो इसमें क्या है, अगले फाइनेंशियल ईयर या अगले महीने का जो स्टेटमेंट जब शुरू होगा, तो वो ओपनिंग बैलेंस से शुरू होगा। ठीक है, अगर ये क्या बोलते हैं, अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे पीएल अकाउंट, जैसे पीएल अकाउंट नहीं, जैसे आपने वो कॉमर्शियल बिजनेस के केस में जैसे स्टेटमेंट बनाए हैं, वैसे एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। ठीक है, जबकि देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले ही बता चुकी हूँ, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बैलेंस शीट शोज ओनली। बैलेंस शीट में क्या शो किया जाता है, तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप जानते होंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, दिस इज लायबिलिटी साइड, दिस इज एसेट साइड। इधर क्या रिकॉर्ड करते हैं, इधर पहले कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं प्लस लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, इधर क्या है, एसेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए एसेट क्या होता है, एसेट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल क्या है, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटी इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो आप समझ गए होंगे बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें, तो अकाउंट जो होता है ना, तीन टाइप का होता है। कौन कौन से, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये क्या क्या होता है, तो देखिए पर्सनल अकाउंट यानी किसी पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या है, किसी पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या है, एसेट से रिलेटेड अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे, इनकम, लॉसेस, गेन से रिलेटेड, वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या शो करती है, तो यहां से समझ में आ गया होगा एसेट क्या होता है, बैलेंस शीट में यही चीजें तो शो करते हैं। तो एसेट तो रियल अकाउंट है, कैपिटल एंड आपका लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट है। तो यानी बैलेंस शीट में क्या शो होता है, बैलेंस शीट में शो होता है पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या शो होता है बैलेंस शीट पे, नहीं। नॉमिनल अकाउंट कहां जाता है, नॉमिनल अकाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में जाता है पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट।
ठीक है, देखिए लिखा है नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया जाता है, वो ट्रेडिंग एंड पीएल में ट्रांसफर होता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ चलिए आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।